लाइफ प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के साइंस का छठा और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। पहले हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं और फिर बाद के वीडियोस में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्या है हमारे बॉडी में। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं और हम लोग समझते हैं। हमने देखा था न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि फूड इज डाइजेस्टेड इन आवर एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड and is absorbed by blood from ileum, that is the last part of our small intestine. भोजन तो पचा एलिमेंट्री कैनाल में, फाइनल डाइजेशन होता है कंप्लीट लास्ट पार्ट जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का है वहाँ। लेकिन उसे जाना कहाँ है, हमारे पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुँचना है। ट्रांसपोर्टेशन की तो जरूरत है। भोजन की जरूरत, ग्लूकोज की जरूरत, एमिनो एसिड्स की जरूरत, ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड्स की जरूरत है तो पूरे सेल्स को, पूरे बॉडी को है। लेकिन ये तैयार कहाँ हुआ बनकर, पचने के बाद हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। तो एक सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तो जरूरत है जो उसे हर सेल तक ले जाए। दूसरा देखते हैं, हमने पिछले ही टॉपिक में देखा था, हमने अभी जस्ट इसके पहले के कुछ वीडियोस में रेस्पिरेटरी सिस्टम पर चर्चा की थी। हम श्वास लेते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर हमारे लंग्स तक चला जाता है, वहां से उस ऑक्सीजन को, हमारे लंग्स तक तो सारे गैसेस जाते हैं, लेकिन उसमें से जो 21% ऑक्सीजन है उसे जाना है पूरे सेल्स तक, क्योंकि भोजन तो पहुंच चुका है सेल में। उस भोजन को जलाकर उससे एनर्जी निकालनी है, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब ये ऑक्सीजन लंग्स के अल्वेओलाई से हमारे सेल्स तक कैसे जाएगा। सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत तो हमें है जो उस ऑक्सीजन को हमारे सेल्स तक ले जाएगा। हमारे पूरे शरीर में हमने पिछले के एक वीडियो में चर्चा की थी, सैकड़ों की संख्या में बायोकेमिकल रिएक्शंस कंटिन्यूअसली होते रहते हैं दिन रात 24 घंटे। ये बायोकेमिकल रिएक्शंस कंटिन्यूअसली जो चलते हैं, आइदर वो कंस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव हो, एनाबॉलिज्म के रूप में हो या कैटाबॉलिज्म टाइप के हों। जब बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे तो हर रिएक्शन का एक बाई प्रोडक्ट होता है, ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं। तो कंटिन्यूअसली हमारे शरीर में कुछ अनवांटेड मटेरियल्स, कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी बनते रहते हैं और उन्हें अप्रोप्रिएटली शरीर से एक्सपेल करना पड़ता है। हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स हैं जो इन सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सपेल करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं। तो अगर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट बना कहीं और, एक कॉमन ऑर्गन है किडनी, जो हमारे बॉडी में बनने वाले सारे नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटनाइन, ये सारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, अमोनिया इज फाइनली कन्वर्टेड टू यूरिया, ये हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इन्हें शरीर से यूरिन के रूप में बाहर करना होता है। बन तो रहा है ये पूरे बॉडी में, लेकिन इसे पहुंचाना है पहले किडनी तक। ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत तो है। तो हमारे पूरे शरीर को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। हमारे पूरे शरीर में मटेरियल्स इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, काफी जरूरी है ये। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो हमारा शरीर तो कुछ देर के लिए भी नहीं चल पाएगा। हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगा, एनर्जी नहीं बना पाएंगे।
हमारे सेल्स को फूड नहीं मिल पाएगा, एनर्जी कैसे बनेगा और भी वर्क कैसे हो, हम कुछ देर के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते। हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक काफी एफिशिएंट सिस्टम है, काम करने में बिल्कुल निपुण, सर्वगुण संपन्न, और उसे कहते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, मैमल्स का सर्कुलेटरी सिस्टम काफी बढ़िया होता है। हम लोग पढ़ेंगे आज भी और आगे के वीडियोस में भी देखेंगे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों इतना एफिशिएंट है और किस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इतना एफिशिएंट है। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक या दो वीडियो में हम इन सारी चीजों को कंक्लूड करेंगे, 2 वीडियो तो लग ही जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। तो मैक्सिमम बच्चे इतना तो जानते ही होंगे कि पूरे के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक सेंटर है जिसे हम लोग हार्ट कहते हैं, हार्ट, हृदय। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा हार्ट होता कैसे है और वो कैसे पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ आवर हार्ट, दोनों चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर हार्ट एंड हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट कंट्रोल द कंप्लीट सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन इन ह्यूमन। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हमारा हार्ट कैसा होता है, हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। इतना तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नीचे की क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। आवर हार्ट है 4 चैम्बर्स, आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर वाला हमारा हार्ट होता है। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें चैम्बर्स की संख्या कम होती है। हम लोग बाद में इस चैप्टर से जुड़ी हुई कुछ बातों पर जब चर्चा करेंगे तो इस पर भी चर्चा कर लेंगे कि किस किस प्रकार के एनिमल्स में, खास करके वर्टिब्रेट्स में कितने नंबर ऑफ चैम्बर्स होते हैं हार्ट में। लेकिन हमारा हार्ट जो होता है काफ़ी एफिशिएंट होता है, काफ़ी अच्छा होता है, एडवांस्ड स्ट्रक्चर है हमारे हार्ट का। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। देखिए, हार्ट के स्ट्रक्चर को जब हम समझते हैं तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अक्सर बच्चे ऐसा मानते हैं कि हार्ट तो बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, बड़ा कॉम्प्लेक्स डिजाइन है हमारे हार्ट का और इसे ड्रॉ करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो अगर हम बुक में जो दिया हुआ है पिक्चर, उस पिक्चर को देखेंगे तो मे बी कि हमें थोड़ा वो हार्ड लगे, या गूगल पर जो पिक्चर दिया हुआ है उसे देखेंगे तो मे बी कि वो हार्ड लगे हमें। लेकिन अगर हम उसे सिंपल वे में सीखना चाहे ड्रॉ करने के लिए, हमें तो हार्ट को सजाना नहीं है। ये ड्राइंग और पेंटिंग का तो क्लास है नहीं, हमें समझना है हार्ट का स्ट्रक्चर होता अंदर से हार्ट कैसा है और ये काम कैसे करता है, इन चीज़ों को समझना है। देखिए, ये 4 चैम्बर तो आपको दिख ही रहा होगा हार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक और चीज आप गौर करेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर में कि हमारे हार्ट का ये राइट साइड हुआ और ये लेफ्ट साइड हुआ। आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, आपका राइट हैंड इधर है तो आप समझ सकते हैं कि ये राइट साइड है, लेकिन ऐसे हम साइड नहीं रखेंगे। आप समझ लीजिए कि ये आपका हार्ट है, तो दिस इज आवर लेफ्ट साइड and this is the right, and so that this part of our heart will be the right side of our heart and this side the left side। तो इसलिए इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है।
इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ आवर हार्ट और दिस इज द राइट साइड ऑफ आवर हार्ट। तो हम देखते क्या है कि देयर इज अ सेप्टम व्हिच सेपरेट्स द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ आवर हार्ट। एक बीच में सेप्टम होता है, एक दीवार होती है जो लेफ्ट और राइट साइड को कंप्लीटली सेपरेट करती है। कंप्लीट सेपरेशन है लेफ्ट एंड राइट के बीच। कहीं कोई पैसेज नहीं है, कहीं कोई डोर विंडो नहीं है। इधर से उधर या उधर से इधर मटेरियल अगर जाना चाहे तो कहीं कोई स्कोप नहीं है। लेकिन अपर साइड एंड लोअर साइड के बीच में है, रास्ता दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग नाम रख देते हैं चारों चैम्बर का, तो सहूलियत होगी। ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर्स होते हैं उसे ऑरिकल्स कहते हैं और नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। ऑरिकल्स का एक नाम एट्रिया भी होता है, सिंगुलर एट्रियम होता है। ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। इसे एट्रिया और वेंट्रिकल्स। तो अब इसे हम लोग क्या कहेंगे? राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। हम अंदर में भी ये नाम लिख सकते हैं। ये राइट ऑरिकल है, आर ए, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन हम अंदर का स्पेस बिल्कुल खाली रखना चाहते हैं क्योंकि इसी पिक्चर में हमें वर्किंग ऑफ हार्ट भी समझना है। इसलिए कुछ पेचीदा ना हो जाए, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको ना हो जाए, इसलिए हम अंदर में नाम नहीं लिख रहे हैं। इतना समझना है, दिस इज द राइट साइड, सो दिस पार्ट इज द राइट ऑरिकल एंड दिस इज द लेफ्ट ऑरिकल। ऊपर वाला पार्ट ऑरिकल है, नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल है। लेकिन एक बात हम देख रहे हैं कि देयर इज अ पैसेज बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। दोनों साइड में ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में एक पैसेज खुला हुआ है, एक रास्ता है और यहां पर एक वॉल होता है, एक वॉल्व होता है। एक वॉल्व होता है जिसे कस्पिड वॉल्व कहते हैं। देखिए कस्पिड वॉल्व, ये वर्ड कस्प से लिया गया है, CUSP, कस्प। कस्प आप जानते हो ढक्कन को कहते हैं, ढक्कन। ये जो कस्पिड वॉल्व होता है ये बड़ा यूनिक होता है वर्किंग। ये वन साइडेड खुलने वाले होते हैं, जैसे आपके रूम का दरवाजा है। बाहर से आप धक्का देंगे तो अंदर की ओर खुल जाएगा, लेकिन आप अंदर से धक्का देंगे तो वो बाहर की ओर नहीं खुलेगा, वो ऐसा स्कोप ही नहीं है। उसी प्रकार ये कस्पिड वॉल्व एक साइड ही खुलने वाला होता है। ऊपर से अगर प्रेशर दिया जाए तो ये अंदर की ओर मटेरियल्स को आने देते हैं, ये अंदर वेंट्रिकल की ओर खुल जाते हैं और कोई भी ऊपर का मटेरियल नीचे आ सकता है। लेकिन नीचे से अगर प्रेशर दिया जाए तो ये ऑरिकल की तरफ नहीं खुलेगा, ऑरिकल की तरफ नहीं खुलता है, एक ही साइड खुलेगा। यानी कि मूवमेंट मटेरियल्स का ऊपर से नीचे, यानी ऑरिकल से वेंट्रिकल की ओर तो हो सकता है, लेकिन वेंट्रिकल से ऑरिकल की ओर रिवर्स मूवमेंट नहीं होता है। यानी कि इस वॉल्व का शायद यही काम होगा, ये रिवर्स मूवमेंट को रोकता होगा दोनों साइड। इसे कस्पिड वॉल्व कहते हैं। हालांकि ये लेवलिंग हमें यहां करना चाहिए था, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें वर्किंग ऑफ हार्ट भी समझना है। वर्किंग ऑफ हार्ट समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम जितना भी जगह लेवलिंग होना चाहिए, एरो का साइन होना चाहिए या कुछ भी एब्रिविएशन होना चाहिए, सब कुछ हम साइड करके लिख रहे हैं। आप उसे नोट करके चले जाएंगे अपने नोटबुक में। नेक्स्ट, आप एक चीज और गौर कर रहे होंगे, ऑरिकल का जो साइज है वो वेंट्रिकल से छोटा है। आप जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे, वर्किंग ऑफ हार्ट समझ लेंगे, तब इन चीजों पर गौर करेंगे। आप वीडियो को जब दोबारा देखेंगे तब आप फिर से इस प्रश्न का जवाब दे पाने में सक्षम हो सकेंगे कि ऑरिकल छोटा क्यों होता है, वेंट्रिकल बड़ा क्यों होता है। खैर, इसके वर्किंग को समझने के पहले हम थोड़ा सा और इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं। ये जो दीवार है, हार्ट की जो दीवार है, ये एक स्पेशल टाइप के
मस्कुलर टिश्यू से बना होता है, एक स्पेशल टाइप के मसल सेल्स से बना होता है जिसे कोरोनरी मसल्स कहते हैं, कोरोनरी मसल्स। आपने पढ़ा होगा, जब आप टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे होंगे क्लास 9 में, तो आपने पढ़ा होगा 3 तरह के मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। 3 तरह के मस्कुलर टिश्यूज के बारे में आपने पढ़ा होगा। पहला स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, दूसरा नॉन स्ट्रिएटेड और तीसरा कोरोनरी मसल्स। कोरोनरी मस्कुलर टिश्यूज केवल हार्ट की में ही पाया जाता है और कहीं नहीं। इसकी अब देखिए, आपको गौर करना है कि हार्ट के जो टिश्यूज होते हैं कितना चैलेंजिंग वर्क है इसका। कंटिन्यूअसली इसे मूव करते रहना होता है, कंटिन्यूअसली मूव, कभी थकना नहीं। एक और फर्क आप देख सकते हैं, ऑरिकल की जो दीवार है पतली, जबकि वेंट्रिकल की दीवार मोटी होती है। और आप जानते हैं जो दीवार जितनी मोटी है उसमें उतने मस्कुलर सेल्स हैं, और जितना अधिक संख्या में मसल सेल्स रहेंगे उसका मूवमेंट उतना अधिक होगा, उतना मजबूत पावरफुल मूवमेंट होगा, वो किसी चीज को ज्यादा दूर तक फेंक सकता है। चूंकि हमारा हार्ट काफी डेलिकेट होता है, चूंकि हमारा हार्ट काफी कोमल होता है, इसलिए इसका प्रोटेक्शन भी जरूरी है। हम हर कोमल चीज का प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे हमारा ब्रेन काफी डेलिकेट है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें जो है 1 दर्जन से अधिक टाइप के बोन्स रहते हैं। एक बोन केज बना हुआ है यहाँ स्कल। उसी तरह से हमारा हार्ट भी कम डेलिकेट ऑर्गन नहीं है, तो सबसे पहला प्रोटेक्शन तो उसका ये रिब केज कर रहा है। ये रिब केज छाती की हड्डी, ये यहाँ पर लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, और इसी रीजन में हमारा लीवर भी है। इन सारे डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। ये काफी हद तक किडनीज को भी, किडनी का भी अपर पार्ट इसी से प्रोटेक्टेड होता है। ये हमारा थॉरेसिक कैविटी में ये सारे ऑर्गन्स हैं, और इसे हमारा ये रिब केज प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इसके बावजूद हार्ट का एक स्पेशल प्रोटेक्शन होता है, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हार्ट के चारों तरफ एक थैली होती है। इस थैली को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। इस थैली को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। हार्ट, इस पूरे थैली में एक प्रकार का लिक्विड भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। कार्डियक वर्ड जो है वो हार्ट के लिए यूज होता है, हार्ट के लिए आता है कार्डियक वर्ड। इसलिए आप जानते होंगे बड़े बड़े अस्पतालों में आप कार्डियोलॉजी देखे होंगे, कार्डियोलॉजी जहां हार्ट का इलाज किया जाता है, हार्ट के बारे में, हार्ट को देखा जाता है, वो कार्डियोलॉजी है। इसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरी मीन्स, पेरी वर्ड पेरीफेरी आपने सुना होगा, पेरीफेरी, पेरी वर्ड चारों ओर, अराउंड से रिलेटेड है। पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। अब आप कल्पना कीजिए, आपको एक ऐसा कपड़ा पहना दिया जाए जिसमें आपके बॉडी और उस कपड़े के बीच में या तो हवा भरा हुआ रहे या लिक्विड पानी भरा हुआ रहे, तो आप पर चोट का असर, आपको चोट कम लगेगी, शॉक, झटके का असर कम होगा। तो हमारे हार्ट के भी चारों ओर एक पेरिकार्डियम होता है, एक थैली होती है जिसमें एक प्रकार का लिक्विड भरा होता है, और उसकी वजह से हमारा हार्ट किसी भी प्रकार के झटके या किसी भी प्रकार के शॉक को बर्दाश्त कर पाने में, एक्सटर्नल शॉक, इसे बर्दाश्त कर पाने में सक्षम होता है। और हम जल्दी ऐसा नहीं सुनते हैं कि हार्ट में चोट लग गया। पूरी व्यवस्था नॉर्मल। अब हमें लगता है कि
कुछ चीजें हैं जिसका जवाब हम पूरे सिस्टम को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में ही ठीक से मिल पाएगा। और उसमें से बहुत सारी बातें हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि ऑरिकल छोटा और वेंट्रिकल बड़ा क्यों होता है, ऑरिकल में कम मसल्स और वेंट्रिकल्स में ज़्यादा मसल्स क्यों होते हैं, यानी कि ऑरिकल की जो वॉल है, ऑरिकल की जो दीवार है वो पतली है जबकि वेंट्रिकल्स की दीवार मोटी क्यों होती है। इन सारे सवालों का सवाल आप ये सब अराइज हो सकता है, जिसका जवाब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और वो जवाब तभी आपको समझ में आएगा जब हम इसके वर्किंग को समझ लेंगे कि हार्ट काम कैसे कैसे करता है। तो लेट्स स्टार्ट। अब हमें हार्ट के वर्किंग के बारे में जानना चाहिए। और सिंपल सामान्य तौर पर बच्चे समझते हैं कि हार्ट बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, इसके वर्किंग को समझना मामूली बात नहीं है। अगले 5 मिनट में आपके अंदर अगर इस प्रकार की भ्रांति है, ऐसा कोई परसेप्शन है कि हार्ट के वर्किंग को समझना काफ़ी मुश्किल होता है, तो अगले 5 मिनट में आप भूल जाएंगे इन सारी बातों को और आपको लगेगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि हार्ट की वर्किंग इतनी आसान है उसे समझ पाना। काम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन बिल्कुल आसान है उसके वर्किंग को समझना। अगले 5 मिनट में आप देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारे पूरे शरीर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है कि लंग्स से हमारा ब्लड ऑक्सीजन को ले जाता है, पूरे बॉडी में उसे पहुंचाता है, हर सेल्स तक पहुंचाता है। और जब उधर से लौटता है तो ऑक्सीजन तो निकल चुका है उससे, अब तो उसमें ऑक्सीजन है नहीं। और यह भी आप जानते हैं कि ब्लड पूरे बॉडी में कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करता रहता है। एक अनुमान है, एक वैज्ञानिक कैलकुलेशन है कि आपका ब्लड जो है हर ऑर्गन से होकर के, खास ब्लड हर ऑर्गन से होकर के आधे घंटे में, यानी कि एक ब्लड जो है आधे घंटे में पूरे बॉडी का चक्कर लगा कर आ जाता है। यानी कि जो ब्लड आपके अंगूठा से होकर के गुजरा वही ब्लड आधे घंटे में फिर उधर से होकर गुजरेगा। यानी कि ये कंटिन्यूअसली ये सर्कुलेट करता रहता है। तो ब्लड 2 तरह का तो जरूर होता होगा। एक ऐसा जो जा रहा है ऑक्सीजन लेकर के, आपके लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के जा रहा है और सारे सेल्स को प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन, वैसा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। और जो लौट रहा है ब्लड फिर लंग्स की ओर, उसका ऑक्सीजन तो उतर गया, जिसको जहां जरूरत थी, जिस सेल को जहां जरूरत थी वहां उसने ऑक्सीजन दे दिया। आपका हीमोग्लोबिन अब फ्री है, या कहीं जरूरत हुआ तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर लिया। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन और भी तरीके से होता है। तो जो ब्लड आपके लंग्स से बॉडी पार्ट्स यानी सेल्स की तरफ गया वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसमें ऑक्सीजन भरपूर था। लेकिन जो लौट रहा है लंग्स की ओर फिर से दूसरा ऑक्सीजन ले जाएगा, लेकिन जो लौट रहा है अभी फेफड़े की ओर उसमें तो ऑक्सीजन कम है, उसका ऑक्सीजन तो जहां तहां उतर, वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो हमारा ब्लड 2 तरह का हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से निकला और हमारे सेल्स तक जा रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फिर से लौट रहा है हमारे लंग्स की ओर। तो ब्लड 2 तरह का हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन दोनों, इस पूरे सर्कुलेशन के बीच में एक इंपॉर्टेंट रोल हमारे हार्ट का हो जाता है। हार्ट को ही डिसाइड करना पड़ता है कि किस प्रकार के ब्लड को कहां भेजना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, ये हमारा हार्ट डिसाइड करता है। तो अब देखते हैं हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड का तो नेटवर्क, ऐसा कोई भी अंग नहीं है हमारे शरीर का, ऐसा कोई भी जीवित अंग नहीं है जहां ब्लड कैपिलरी नहीं पहुंची है। देखिए, ब्लड वेसल्स जो होते हैं बेसिकली 2 तरह के होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स, इसकी चर्चा हम करते हैं इन चीजों को थोड़ा सा समझ करके। देखिए, आपके पूरे बॉडी से ब्लड लौट रहा है, किधर लौट रहा है, फेफड़े की ओर लौट रहा है, पूरे बॉडी से, हाथ से, पैर से, जिसे कि लिम्स कहते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स बहुत सारे हैं, सबका नाम हम लोग जानते भी नहीं है।
सब जगह से आके लौट रहा है और सब एक दूसरे से ज्वाइन होता जा रहा है। सारी सड़कें एक दूसरे से मिल जाती हैं जाकर हाईवे में, उसी तरह से सब जगह का सारे ऑर्गन का ब्लड आके मिलता जा रहा है और सब कह रहा है कि हमको भी जाना है फेफड़े तक, हमारा भी ऑक्सीजन खत्म हो गया है। ऊपर भी तो हमारे फेफड़े से ऊपर भी तो ऑर्गन्स हैं, उधर से भी आ रहा है। इधर से भी जा रहा है, उधर से भी आ रहा है, दोनों मिल जाता है और दोनों मिल के ही हमारे हार्ट में प्रवेश करता है। नियम फेफड़े में डायरेक्ट नहीं जाएगा। अब देखिए स्कूल में ऑफिस का क्या रोल है, एक टीचर एक क्लास से निकले, उन्हें पता है कि दूसरे क्लास में जाना है, जाएंगे पहले ऑफिस और उसके बाद जाएंगे दूसरे क्लास में। ऑफिस उन्हें अलाउ करेगा कि अब आपको कहां जाना है। हमारा हार्ट अलाउ करता है कि ठीक है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपको कहां जाना है, जब तक हम नहीं बोलेंगे आपको नहीं जाना है। अब देखिए ये पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला पूरे बॉडी से और मिल गया एक जगह और ये हार्ट में आकर प्रवेश किया। ये कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पूरे बॉडी से जो ब्लड लेकर के आ रहा है ये ब्लड वेसल, रक्त की नलियां, इसे हम लोग कहते हैं वेन्स। वेन्स ये भी वेन है, ये भी वेन है, सारे के सारे वेन्स हैं, ये भी वेन्स हैं, सभी वेन्स हैं, सारे वेन्स मिलकर एक मोटा वेन बना लिया और अब वे हार्ट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस मोटे वेन को हम लोग कहते हैं वेना कैवा। दिस इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का सबसे मोटा वेन है वेना कैवा। वेना कैवा सबसे मोटा वेन। चलिए अब यहां ब्लड आ गया, ये क्या कहलाता है? राइट ऑरिकल ब्लड आ गया। ये कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसे कहां जाना चाहिए? इसे तो फेफड़े के पास जाना चाहिए ताकि वहां से फिर से ऑक्सीजन को ले ले। इसे फेफड़े के पास जाना चाहिए। हार्ट को मालूम है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसे लंग्स के पास जाना है और कैसे जाएगा उसका रास्ता भी बताता है हार्ट ही। क्या होता है? ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ जाता है, तो क्या होगा? इसके अंदर का वॉल्यूम घट जाएगा। इसके अंदर का वॉल्यूम जैसे ही घटेगा इस कस्पिड वाल्व पर प्रेशर पड़ेगा और कस्पिड वाल्व पर जब प्रेशर पड़ेगा तो कस्पिड वाल्व अंदर की ओर खुल जाएगा। अंदर की ओर तो ये खुल ही सकता है और सारा का सारा ब्लड आ जाएगा इस पार्ट में जिसका नाम है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से आ गया। पहले तो राइट ऑरिकल में, ये कॉन्ट्रैक्ट किया, कस्पिड वाल्व खुला और ये सारा का सारा आ गया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल निकलता है जो लंग्स की ओर जाता है इस ढंग से। This is the blood vessel
which carry blood from this part, that is right ventricle to lungs. कैसे जाएगा? इसमें ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड भरा हुआ। ये जो आपका ये ब्लड वेसल है जो इस वेंट्रिकल से निकल रहा है और आगे की ओर ये फेफड़े तक जाएगा, लंग्स तक जाएगा। तो लंग्स आपको कितना है? लंग्स की संख्या हमारे शरीर में 2 है, तो ये आगे जाके 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक लेफ्ट लंग में चला जाता है और एक राइट लंग में चला जाता है। कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? अब वेंट्रिकल की बारी है कॉन्ट्रैक्ट करने की। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसके अंदर का वॉल्यूम घटेगा, ये कस्पिड बल्ब उधर तो खुल नहीं सकता। कहां जाएगा? ये जो ब्लड वेसल आप देख रहे हैं जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी किसे कहते हैं? वेन हमने देखा कि पूरे बॉडी से ब्लड हार्ट की ओर जो आया वो वेन कहलाया। वैसा ब्लड वेसल जो हार्ट की ओर आता है वो वेन कहलाता है। वैसा ब्लड वेसल जो हार्ट से दूसरे ऑर्गन की तरफ जाता है वो आर्टरी कहलाता है। याद रखना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप नीचे के क्लासेस में 7 वगैरह में आपने पढ़ा होगा तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में गलत कंसेप्ट बैठ जाता है कि प्योर ब्लड जो होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, ये सब भूल जाइए। सब में कुछ ना कुछ दिक्कत है। ये जो हम डेफिनेशन बता रहे हैं, ये जो आपको हम परिभाषा बता रहे हैं, ये जो कंसेप्ट दे रहे हैं, ये फाइनल कंसेप्ट है कि हार्ट की ओर आने वाला ब्लड वेसल वेन कहलाता है, हार्ट से बाहर जाने वाला ब्लड वेसल आर्टरी कहलाता है। अब ये ब्लड वेसल हार्ट से बाहर जा रहा है तो ये आर्टरी है। कैसा आर्टरी है? कहां जा रहा है? ये लंग्स की ओर जा रहा है। तो लंग्स को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी ऑर्गन। लंग्स को पल्मोनरी, नोट कर लीजिए, लंग्स को पल्मोनरी ऑर्गन, हार्ट को कार्डियक ऑर्गन, किडनी को रीनल ऑर्गन, इस प्रकार से हम अपने लीवर को हिपैटिक ऑर्गन। ये सारे कुछ वर्ड्स हैं, बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं जिसका मेडिकल यूज भी होता है और इससे आपको टर्म के नोमेनक्लेचर में काफी सहूलियत होगी। एनीवे, तो ये जो अब यहाँ ब्लड आ गया वेंट्रिकल में, ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही किया, ये ऊपर तो जा नहीं सकता, ऑरिकल में जा नहीं सकता क्योंकि ये कस्पिड बल्ब उल्टा खोलता नहीं। तो कहाँ जाएगा? इस आर्टरी में जाएगा। अब इस आर्टरी में कैसे जाएगा? यहाँ भी एक बल्ब है, यहाँ भी एक बल्ब है, लेकिन इस बल्ब की भी खासियत है, ये अंदर की ओर खुल जाएगा लेकिन बाहर की ओर नहीं खुलेगा। इस बल्ब को हम लोग कहते हैं सेमी लूनर बल्ब। सेमी लूनर बल्ब इसे इसलिए कहते हैं, आप लूनर वर्ड का आपने सुना होगा, लूनर कहते हैं चंद्रमा, सेमी लूनर अर्धचंद्राकार। 7 दिन के बाद 8 दिन के बाद चंद्रमा की जो स्थिति होती है अर्धचंद्राकार, वैसा। तो आप एक ऐसे ढक्कन की कल्पना कीजिए जो ऐसे खुले। एक समझिए डब्बा है जो बिल्कुल राउंड है और उसमें 2 ढक्कन है, सेमी लूनर ढक्कन है और एक ही साइड खुल रहा है। अब गौर कीजिए, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? इस आर्टरी में चला जाएगा। ये सेमी लूनर बल्ब खुल जाएगा। लेकिन अगर ये बल्ब नहीं होता या दोनों साइड खुलता तो क्या होता? ये ब्लड फिसल कर फिर से वेंट्रिकल में आ सकता था, लेकिन ये जो सेमी लूनर बल्ब है उल्टा नहीं खुलता है, इसलिए ब्लड के रिवर्स मूवमेंट को की कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर है नहीं। और ये सारे के सारे ब्लड कहाँ चले जाते हैं? लंग्स में चले जाते हैं, फेफड़े में चले जाते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। कुछ देर में उधर से ऑक्सीजन लेके फेफड़े से आया, लंग्स से ऑक्सीजन लेके आया। हम इन सारे टर्म्स को साफ कर देते हैं।
ये लंग्स में चला गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसमें ऑक्सीजन की कमी थी। अब लंग्स में जैसे ही गया, वहाँ अल्वियोलाई में पर्याप्त ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को फिर से ले लिया, और कहाँ जाएगा अब तो उसे बॉडी सेल्स के पास जाना चाहिए फिर से उस ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन बिना हार्ट की अनुमति के जा नहीं सकता है। यानी कि फिर से कहाँ आएगा वो, पहले हार्ट में आएगा, दो लंग्स हैं हमारे, दोनों लंग्स से एक एक ठो आ रहा है ब्लड वेसल, और कहाँ जा रहा है, पहले लंग्स में जा रहा है। हार्ट के तरफ आने वाले ब्लड वेसल को क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। कहां से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है। लंग्स को पल्मोनरी ऑर्गन कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाए, पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी आर्टरी था और ये पल्मोनरी वेन है। ये दोनों पल्मोनरी वेन्स आकर के एक साथ हार्ट के इस चैम्बर में ब्लड को छोड़ते हैं। ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल। कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऊपर वाला पार्ट यानी लेफ्ट ऑरिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या होगा, ये ढक्कन खुलेगा, इस साइड तो खुल ही सकता है, और सारा का सारा ब्लड आ गया हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, सारा का सारा ब्लड आ गया हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब क्या होगा, अब देखते हैं इंटरेस्टिंग बात। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है, ऊपर वाले राइट और लेफ्ट को भी अब हम हटाते हैं। इतना देर में तो अब आपको याद हो गया होगा कि कौन लेफ्ट है कौन राइट है। अब इसे आगे बढ़ाते हैं। इससे एक आर्टरी निकलती है, इसमें भी एक सेमीलूनर बल्ब होता है, सेमीलूनर बल्ब होता है। ये अब वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये ढक्कन तो उधर खुलेगा नहीं, तो ब्लड टोटल इस आर्टरी में प्रवेश करता है। अब ये आर्टरी कहां जाएगा, पूरे बॉडी में जाएगा, आगे जाकर के कई पार्ट में बटेगा और पूरे बॉडी में जाएगा, पूरे बॉडी में जाएगा। ये हमारे शरीर का सबसे मोटा, हमारे शरीर की सबसे मोटी आर्टरी है और इसे हम लोग आयोर्टा कहते हैं। अब यही पतला होता जाएगा जैसे जैसे सारे ऑर्गन्स की तरफ बढ़ेगा। इसमें कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये लंग से आया था और वही जा रहा है, कहां जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, सारे सेल्स में जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन देने के लिए जा रहा है सेल्स में। तो हो तो गया। अब पूरे के पूरे साइड, पूरे के पूरे मैकेनिज्म को एक बार फिर से समझिए। इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इस रास्ते से होते हुए पहले राइट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहां से होते हुए वो लंग्स तक गया। लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड होकर के आया और पहले लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहां से जैसे ही पंप हुआ पूरे बॉडी में चला गया। तो ब्लड का जो ये पंपिंग होता है, उसका उद्देश्य होता है कि किस प्रकार के ब्लड को हमें कहां पहुंचाना है। अब आप देखेंगे, अभी तो हमने पार्ट में देखा, अब एक साथ देखेंगे। जिस वक्त ये वेना केवा इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है, ठीक उसी तरह से उसी वक्त ये पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के लेफ्ट ऑरिकल में आता है। अब दोनों ऑरिकल एक बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट ऑरिकल वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑरिकल वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
तो इधर का डीऑक्सीजनेटेड लंग्स की ओर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी की ओर सर्कुलेट हो जाता है, वहां से पंप हो जाता है। तो यही है मैकेनिज्म हमारे हार्ट का, यही है हमारे हार्ट की वर्किंग। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया होगा, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे वर्किंग को आप अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। आप अपनी नोटबुक पर एक बार दो बार किसी को टीच करते हुए, कोई सामने बैठा हुआ नहीं भी है, दीवार है रूम की, हम उसे ही टीच करेंगे और टीच करते हुए इस पूरे सिस्टम को खुद समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे सवालों का जवाब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। और उसके बाद हम लोग जानेंगे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तब तक के लिए आप इस वीडियो को समझिए बार बार देख करके और स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ हार्ट को, और बहुत शीघ्र हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ इस टॉपिक को आगे